खेत की बुआई करते वक्त अगर हम कुछ थोड़ी सावधानियां बरतें, खेत की तैयारी करते वक्त जो हम खाद अपने खेतों के अंदर डाल रहे हैं उनमें हम पूरक पोषक तत्वों की पूर्ति अगर अपन फसल को कर देते हैं शुरुआत में बेसल डोज में, तो हमारी फसल के जब पौधे ज़मीन से जर्मिनेट होकर बाहर आते हैं ना भैया, तो वो एकदम हेल्दी, ताकतवर और बीमारियों से बचे हुए होते हैं। और फिर अपन देख रहे होते हैं जैसे ही हम पहली सिंचाई के ऊपर चाहे थोड़ा खाद डालें, उस खाद के जो रिजल्ट मिलते हैं ना हमें, वो कई गुना ज़्यादा मिलते हैं। और जिन खेतों के अंदर हम फसल की बुआई के समय कुछ गलती कर जाते हैं या फिर हम कुछ लोभ कर जाते हैं, उन खेतों के अंदर एक तो उत्पादन हमारा कम निकलता है, साथ ही हमारी फसलों के अंदर जो खर्च होता है ना, वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो दोस्तों इस टाइम पर अब खरीफ सीजन की बुआई का समय बिल्कुल पास आ चुका है। अधिकतर किसान है वो खेत की तैयारी में जुट चुके हैं। हम भी अपने खेतों के अंदर आए इस टाइम पर। खेत की तैयारी करते वक्त हम बेसल डोज में कुछ खाद है वो डालेंगे और उसके बाद फिर हम अपनी फसल लगाएंगे, जिससे एक तो हमारी फसल का उत्पादन बढ़िया मिले और साथ ही हमारी फसल आगे चल के बीमारियों से बची रहे। तो आखिर हम कौन कौन से वो खाद डालने जा रहे हैं जिनकी बदौलत हमारा एक तो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा निकलने वाला है, और साथ ही हम बेसल डोज के अंदर वो कौन से कीटनाशक और फफूंदनाशक डालने जा रहे हैं जिनसे हमारी फसलें आगे चल के एक तो कीटों से बची रहे और साथ ही फंगस जनित जितनी भी बीमारियां जड़ों से संबंधित हो उनसे बची रहे। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर अब नए आए हैं, जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, भैया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन घंटे के निशान को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पर जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल जाए। हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है, उनके ऊपर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो और उन पे आप डायरेक्ट मैसेज करके फसलों से संबंधित जो भी आपके सामने समस्याएं आ रही है उनका आप समाधान पा सकते हो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों अब खरीफ सीजन के अंदर लगने वाली जो फसलें हैं, जैसे कि धान की फसल है, सोयाबीन की फसल है, ज्वार, मक्का, बाजरे की फसल है या फिर जितनी भी सब्जी वाली फसलें हैं, उनकी बुआई से पहले हमें बेसल डोज के अंदर कौन कौन से खाद वो डालने चाहिए। मैं रासायनिक खादों के साथ कुछ दो जैविक खाद भी बताऊंगा जो बिल्कुल आसानी से आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे, और इन दोनों को जो कॉम्बिनेशन होगा और इन दोनों रासायनिक और जैविक खादों को मिला के अगर आप बेसल डोज के अंदर डाल देते हो तो मैं गारंटी देता हूँ भैया अब की बार जो आपके खेतों से उत्पादन निकलने वाला है वो ना तो अभी तक आपके निकल पाया होगा, ना ही आपने कभी सोचा होगा। अब की बार आप पर एकड़ उत्पादन के मामले में सभी रिकॉर्ड ध्वस्त करने वाले हो। मेरा खेती के अंदर जो 26 सालों का एक्सपीरियंस है, मैं उसी के आधार के ऊपर मैं जितने भी अपने खेतों के अंदर जो भी एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ उन्हीं को मैं किसान भाइयों को बताता हूँ। तो भैया आप लोगों से निवेदन है इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस वीडियो को जो किसान कंप्लीट देखेगा वो किसान अब की बार अपने खेतों से जबरदस्त उत्पादन लेगा ही लेगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों कुछ केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में, रासायनिक खादों के बारे में। फिर अपन बात करेंगे कुछ रासायनिक कीटनाशक और फफूंदनाशक के बारे में जो बेसल डोज में अपन को डालनी है, जैसे कि नेमेटोड की समस्या वो ना आए और साथ ही जो लगने वाले फंगस जनित बीमारियां हैं उनसे भी हमारी फसल बची रहे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कुछ रासायनिक खादों के बारे में। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट खाद जो होता है वो होता है भैया DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। इस खाद के बगैर आप एक बढ़िया उत्पादन सोच भी नहीं सकते, लेना तो बात ही बहुत दूर की भैया। DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसकी आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है और इसकी कितनी मात्रा हमें बेसल डोज के अंदर रखनी चाहिए और बाद में अपन इसको डालें तो ये काम करेगा या नहीं करेगा, और साथ ही DAP के अलावा क्या कोई दूसरे और सोर्स हैं जिनसे कि फॉस्फोरस की पूर्ति हो सके। ये सभी कॉन्सेप्ट आज अपन क्लियर कर लेंगे जो किसानों के दिमाग में घूमते रहते हैं इस टाइम पर। तो भैया DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, इससे ताकतवर खाद रासायनिक के अंदर कोई नहीं है। हाँ ये जरूर है कि DAP के दूसरे सोर्स अभी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है बाजार के अंदर, जैसे कि SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट। इनको अगर अपन बेसल डोज में डालते हैं तो फॉस्फोरस की कुछ पूर्ति अपन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यार टोटल जितनी भी फॉस्फोरस की आवश्यकता हमारी फसल को पड़ती है उसकी पूर्ति हम SSP से कर पाएँ, ऐसा नहीं है भाई। SSP अपन अगर बेसल डोज के अंदर डाल रहे हैं तो उसको अपन सहायक के रूप में डाल सकते हैं। बाकी DAP की जगह SSP या फिर कोई भी दूसरे जितने भी NPK के ग्रेड है ना वो नहीं ले सकते। अगर आप रासायनिक खेती कर रहे हो और आप अपनी फसल का बढ़िया उत्पादन लेना चाहते हो तो बेसल डोज के अंदर आप DAP एक बैग पर एकड़ के हिसाब से जरूर डाल दीजिए। इसके अलावा अगर अपन बात करें SSP की, सिंगल सुपर फास्फेट की, तो वो भी आप एक बैग पर एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो। तो फिर इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा ना वो बहुत ही बेहतरीन होगा। ये DAP की आखिर आवश्यकता पड़ती क्यों है? फॉस्फोरस की बदौलत जो फसल के पौधों की जड़ें होती है ना
वो बहुत ज़्यादा गहरी होती है, साथ ही वो ज़्यादा होती है। और जितनी ज़्यादा गहरी और ज़्यादा जड़ें होंगी उतने ही ज़्यादा पौधा है वो स्वस्थ होगा, बीमारी से लड़ पाएगा, और साथ ही वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के अंदर से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वो ले पाएगा। तो अभी अपन को बेसल डोज के अंदर 1 बोरी DAP जरूर लेना है। इसके अलावा बात करते हैं फिर पोटास की। तो पोटास के नाम पर हमारे देश के अंदर इस टाइम पर किसान बहुत ज़्यादा लूटे जा रहे हैं भाई। जैसे ही पोटास के रेट बढ़े थे वैसे ही किसान पोटास के दूसरे विकल्पों को तलाशने लग गए थे, और तुरंत बाजार के अंदर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं अनेकों तरह के पोटास है ना वो बाजार में आ चुके थे। फिर किसानों को क्या चाहिए था? किसानों को बस कम दाम के अंदर पोटास मिल जाए, चाहे उसके अंदर पोटास हो या ना हो, बस इतना संतुष्ट हो जाते हैं कि भैया मेरे को जो पोटास डाला अपने खेतों के अंदर कम पैसों में मिल गया। और पोटास है ना कहीं पे दानेदार मिल रहा है, कहीं पे ऑर्गेनिक पोटास मिल रहा है, कहीं पे कुछ पोटास मिल रहा है, कहीं पे कुछ पोटास मिल रहा है। तो मेरा मानना है भैया पोटास है ना वो MOP म्यूरेट ऑफ पोटास जो बारीक पाउडर फॉर्म में आता है, दूसरा SOP सल्फेट ऑफ पोटास, इन दोनों को ही आप अपने खेतों के अंदर बेसल डोज में डालिए, फिर बाद में डालिए। मैं डालता हूँ अपने खेतों के अंदर MOP म्यूरेट ऑफ पोटास बेसल डोज के अंदर, मात्रा रखता हूँ मैं पर एकड़ के हिसाब से 30 से 35 किलो। फिर बात आती पोटास की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो भैया पोटास की आवश्यकता हमारी फसल की बुआई से लेकर पकाई तक पूरे टाइम में पड़ती है। पोटास की बदौलत एक तो पौधा है ना वो बीमारियों से लड़ पाता है, या फिर वातावरण के अंदर पर्यावरणीय जो तनाव होता है, जैसे कि ज़्यादा गर्मी पड़ जाना, ज़्यादा सर्दी पड़ जाना, ज़्यादा बरसात हो जाना, फसलें हैं वो स्ट्रेस के अंदर आ जाती है, तो उनसे कहीं ना कहीं पोटास वो बचा लेता है। दूसरा, हमारी फसल के अंदर जो हमारे फल होंगे या हमारी फसल के अंदर जो दाने होंगे, अनाज होंगे, जो भी होंगे, उनका एक तो वजन है वो ज़्यादा होगा, वो दानों का जो आकार है वो बड़ा होगा, और साथ ही उनकी जो क्वालिटी है वो बेहतरीन होगी, ताकि आगे जाके मंडियों के अंदर उनके रेट बढ़िया मिल सके। तो पोटास है ना वो भी बहुत ही ज़रूरी है, और बेसल डोज के अंदर ही आप लगभग 35 किलो पर एकड़ के हिसाब से पोटास भी बो दीजिए। फिर बात आती है भैया नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए अपन क्या करते हैं कि एक तो DAP अपन ने जो डाला उसके अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है, दूसरा अपन यूरिया के रूप में नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेते हैं। अब बात आती है नाइट्रोजन क्या यार हम शुरुआत में बेसल डोज में ही डालें या फिर बाद में जब हम पहले सिंचाई करें उस टाइम पर डालें? तो भैया अगर आप चाहे कोई भी फसल लगा रहे हो, चाहे धान लगा रहे हो, सोयाबीन लगा रहे हो, कोई भी सब्जी वर्गीय फसलें लगा रहे हो, अगर आप बेसल डोज के अंदर 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से नाइट्रोजन मतलब यूरिया दे देते हो, तो जैसे आपकी फसलें ज़मीन से जर्मिनेट होगी, बाहर निकलेगी, तो वो सभी पोषक तत्वों से परिपूर्ण होगी। उसको फॉस्फोरस भी मिल जाएगा, उसको पोटास भी मिल जाएगा, नाइट्रोजन भी मिल जाएगा, और आगे जो अभी आप लोग उसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बताऊंगा वो भी मिल जाएंगे। तो आपकी जो फसल है ना वो हारेगी नहीं, पीछे मुड़ के देखेगी नहीं। फिर जैसे ही आपकी फसल पहली सिंचाई के ऊपर आएगी, लगभग 10 से 15 दिन या 20 दिन 25 दिन के बाद, उस टाइम पर अगर आप यूरिया की बची हुई मात्रा ले लेते हो और साथ ही आप जिंक ले लेते हो, तो समझ लीजिए सोने के ऊपर सुहागा है। फिर आपकी फसल बढ़िया उत्पादन की गारंटी दे देती है उसी टाइम पर। तो भैया आप इस टाइम पर जब फसल की तैयारी कर रहे हो तो उस टाइम पर बेसल डोज के अंदर लगभग 20 किलो एकड़ के हिसाब से यूरिया भी दे दीजिए। अब बात आती है भैया जिंक की। क्या यार जिंक हम शुरुआत में बेसल डोज में ही दें या फिर बाद में जब पहली सिंचाई करें उस टाइम पर दें? और जिंक दें तो फिर किन के साथ दें? यार जिंक है ना वो DAP के साथ तो मिला ही नहीं जाता, फिर इसको किस तरह से अपने खेतों के अंदर दें? तो भैया मेरा मानना है, देखिए आप कोई तकनीक लगा के और जिंक को बेसल डोज में दे देते हो और वो भी बगैर किसी रिएक्शन के, तो भैया आप समझ लीजिए अपनी फसल की पहली लड़ाई जीत चुके हो। तो इसके अंदर सबसे बढ़िया और एक सीधा तरीका है भाई, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बाजार के अंदर बहुत से उपलब्ध हैं, बढ़िया बढ़िया कंपनियों के उपलब्ध है, उनको आप ले लीजिए 5 किलो से और 10 किलो के बीच में, और आप इन खादों के साथ दे सकते हो। माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर भी भैया जिंक की मात्रा है ना वो पाई जाती है, लेकिन जिंक है ना वो इतने कम मात्रा में पाया जाता है कि वो DAP या फॉस्फोरस के साथ इतना ज़्यादा रिएक्शन है ना वो कर ही नहीं पाता है। मैंने अपने खेतों के अंदर ये प्रयोग करके देखा है। जिन खेतों के अंदर मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ DAP या फिर ये सभी खाद मिला के डाले थे, और जिन खेतों के अंदर मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट या जिंक डाले नहीं बेसल डोज में, उन खेतों के अंदर ना उत्पादन में बहुत कुछ फर्क आया। हाँ, बाद में जाके जब अपन अपनी फसलों के अंदर पहली सिंचाई कर रहे होते हैं ना उस टाइम पर जिंक डाल देते हैं या जिंक की पूरी पूर्ति कर देते हैं, तो 5-7 दिन के बाद हमारी फसल के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी कम हो जाती है, फसल एकदम हरी भरी हो जाती है। तो ये भी कर सकते हो आप। बाकी दोनों तरीके हैं आपके पास, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात आती है सबसे मेन कि यार अपन ने जो रासायनिक खाद है ना वो तो सभी बेसल डोज में डाल लिए। अब भाई जो आप शुरुआत में बात कर रहे थे कि यार रासायनिक खाद के साथ हम कुछ जैविक खाद भी डाल दें तो उनके जो रिजल्ट है ना वो एकदम चौंकाने वाले मिलते हैं। तो यार आखिर वो कौन सा जैविक खाद है जिसको अपन बेसल डोज में ही डालें? तो भैया मैं बात कर रहा हूँ सरसों की खड़ी और सागरिका की। भैया सरसों की खड़ी लगभग आप 20 से 25 किलो ले लीजिए और सागरिका 5 किलो ले लीजिए,
और आप जब बेसल डोज में जो भी ये खाद डाल रहे हो ना, DAP, यूरिया, पोटास, इन्हीं के साथ आप इनको भी मिला के बेसल डोज में ही डाल दीजिए, चाहे सूखे खेत में डाल दीजिए। जो धान बोने वाले किसान होते हैं ना, वो आखिरी जुताई जब कर रहे होते हैं, जब खेत के अंदर पानी भर के और वो कल्टीवेटर निकाल रहे होते हैं, कल्टीवेटर के बाद बस उनके पास बचा हुआ पाटा होता है, फिर इनको सबको मिला के अपने खेत के अंदर डाल दीजिए और फिर आप कोई भी फसल की बुआई कर दीजिए। तो ये तो हुए भाई खाद कि यार अपन को कौन से रासायनिक और कौन से जैविक खाद उनको मिला के देना है। अब बात आती है भाई इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड की। यार जड़ों के अंदर लगने वाले जो भी फंगस जनित बीमारी है या फिर इंसेक्टिसाइड है जो जमीन के अंदर होते हैं, नेमाटोड वगैरह, उनको किस तरह से कंट्रोल करें। जिन खेतों के अंदर ये बीमारी होती, चाहे आप जितना खाद डाल लो, आपके जो फसल के पौधे होते हैं ना, वो वहीं पे खड़े रहते हैं, वो ना तो बढ़ पाते हैं, ना उनके अंदर क्लोरोफिल बन पाता है और ना ही उनका बढ़िया उत्पादन लिया जा सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंसेक्टिसाइड की। इंसेक्टिसाइड के अंदर आपको बेसल डोज में ही इन सभी खादों के साथ या तो आप कार्बोफ्यूरान ले लीजिए या फिर आप कार्टेप ले लीजिए, 5-5 किलो इन दोनों में से कोई एक, और इन खादों के अंदर मिला के आप बेसल डोज में डाल दीजिए। फिर बात आती है फंजीसाइड की। फंजीसाइड में अपन क्या लें ताकि हमारी फसल के अंदर फंगस जनित बीमारियों से हमारी फसल बची रहे, तो भैया उसके लिए आप कार्बेंडिज्म ले सकते हो। भैया इन खादों के कॉम्बिनेशन को अगर आप फसल की बुआई करने से पहले बेसल डोज में डाल देते हो, दे देते हो ना, तो आपकी फसल का उत्पादन है ना भाई, मैं गारंटी देता हूँ अब की बार रिकॉर्ड तोड़ निकलने ही निकलने वाला है। अगर हमारी ये बताई हुई बातें आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।